नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, मोदी की अपील के बावजूद कुंभ पर अनिश्चितता, साधुओं में फैला संक्रमण, बंगाल की 45 सीटों के लिए 78% वोट पड़े, छिटपुट हिंसा की खबरें, लीक ऑडियो को लेकर मोदी ने कहा ममता लाशों पर राजनीति कर रही हैं, लालू यादव को चौथे मामले में भी मिली जमानत, भावी राजनीति पर नजर, कांग्रेस ने मोदी को घेरा, कहा कोरोना को लेकर सरकार रही लापरवाह। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। देश में कोरोना संकट के बीच कुंभ मेले के आयोजन के लिए मोदी सरकार की आलोचनाओं के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी तोड़ते हुए संतों से प्रार्थना की है कि कुंभ अब प्रतीकात्मक तौर पर ही रखा जाए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कुंभ को प्रतीकात्मक रखे जाने पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री की प्रार्थना पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री के आह्वान का सम्मान करते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह भी किया है कि कोरोना के हालात के मद्देनजर लोग भारी संख्या में कुंभ में स्नान करने नहीं आए। उधर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने दो टूक कहा कि कुंभ की समाप्ति की घोषणा नहीं हो सकती। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि कुछ विशिष्ट घाटों पर भीड़ को रोकने के लिए स्नान पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। उनका ये बयान तब आया है जब कई साधु संत कुंभ को जारी रखने के पक्ष में हैं। वो भी तब जब करीब 600 संतों के संक्रमित होने और 2 संतों की मौत के बाद 2 अखाड़ों ने कुंभ के समापन की घोषणा कर दी है। तो सबसे पहली बात तो ये, प्रधानमंत्री की ये अपील बहुत देर से आई है, बहुत देर से आई है, जबकि 50 लाख 60 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पहले ही डुबकियां लगा चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं। इतने दिनों से अखाड़े वहाँ जमे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, आपस में मिलजुल रहे हैं और जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और प्रशासन भी अपनी तरफ से हाथ पर हाथ धरे बैठा है, कोई उपाय उसने नहीं किए हैं। ऐसी सूरत में प्रधानमंत्री का इतनी देर से कहना ये कहना चाहिए कि कोरोना बम जो है ऑलरेडी फट चुका है और अब ये चिड़िया चुग गई है खेत और अब इस तरह के उपाय करने से कुछ फायदा विशेष नहीं होने वाला है, क्योंकि नुकसान हो चुका है। अब आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री की अपील का कितना लोग मानते हैं, साधु संत बटे हुए हैं, कुछ मान रहे हैं और कुछ नहीं मान रहे हैं। उमा भारती का कहना है कि कुंभ तो रोका ही नहीं जा सकता है। तो ऐसी सूरत में क्या प्रधानमंत्री केवल अपील से काम चलाएंगे, केवल प्रार्थना करते रहेंगे, या फिर कोई थोड़ा सख्ती भी दिखाएंगे कि नहीं, पूरा देश इस समय कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि उसकी कोरोना रोकने के तमाम प्रयासों को धता बताते हुए इतने सारे लोग कुंभ स्नान के नाम पर वहां जुटे और पूरे देश भर में जाकर कुंभ का प्रसाद बांटे। तो ये कुंभ मतलब कोरोना का प्रसाद बांटे, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये जो स्थिति निर्मित हुई है उसके लिए केंद्र की सरकार भी जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं और राज्य की सरकार तो जिम्मेदार है ही। राज्य के मुखिया तीरथ सिंह रावत, आपको पता ही है कि कितने हास्यास्पद बयान देते रहे हैं कुंभ को लेकर। उनका कहना है, उन्होंने कहा था कि कुंभ खुले में नहीं फैलता है और तबलीगी जमात से इसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए और गंगा का पानी तो अमृत है, उससे कोरोना अगर होता भी है तो डुबकी लगाने से ठीक हो जाएगा। तो ऐसे महामूढ़ लोग मुख्यमंत्री हैं और इस तरह के आयोजन के कर्ता धर्ता हैं, तो जाहिर है कि इस तरह की चीज़ें होंगी ही। तो देर से आई अपील, उसका कोई असर होगा या नहीं होगा ये पता नहीं है और राज्य सरकार का रवैया भी उचित नहीं है। ये तमाम लोग जो इन कुंभ मेले में जा रहे हैं, जाते वक्त भी ले जाएंगे, बांटते जाएंगे और वहाँ से लौटते वक्त भी कोरोना चारों तरफ बांटेंगे। ये बहुत ही कहना चाहिए कि कोरोना बम बट रहे हैं कुंभ मेले में।
चारों तरफ कोरोना फैलेगा। और याद कीजिए कि हमारा मीडिया इस पूरी घटना को लेकर कितना विनम्र है। वो खुलकर नहीं कह सकता कि ये घटना नहीं होनी चाहिए। तबलीगी जमात पर जहाँ केवल 2,500 लोग इकट्ठे हुए थे, पूरा देश सिर पर उठा लिया था और उन्हें कोरोना जिहाद और कोरोना बम और किस किस तरह से जोड़ दिया था। लेकिन ये जो इतने बड़े पैमाने पर साधु संत श्रद्धालु वहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस पर उसकी जान निकल रही है, इसकी आलोचना करने से, इसको रोकने की मांग करने से। और ये सरकार भी कुछ नहीं कर पाई इतने दिनों तक। और अब इतनी देर खामोशी रखने के बाद प्रधानमंत्री ने केवल ये अपील की है, प्रार्थना की है, अपील भी क्या कहना चाहिए, नतमस्तक होते हुए कि कृपया अब तीसरा स्नान न करें, 2 स्नान हो चुके हैं। और इसको सिंबॉलिक, ये सिंबॉलिक क्या होता है, ये प्रतीकात्मक क्या होता है, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए प्रधानमंत्री को। ये प्रतीकात्मक कुंभ स्नान क्या साधु संत मानने को तैयार हैं, क्या श्रद्धालु मानने को तैयार होंगे? और अगर मनाए जा सकते हैं तो ये पहले भी मनाए जा सकते थे, उन्हें पहले ही कोशिश करना चाहिए था कि ताकि ये जो स्थिति आज निर्मित हुई है वो निर्मित न होती। और आइए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान 6 जिलों की 45 सीटों के लिए आज संपन्न हुआ। इस दौरान 78% से अधिक मतदान हुआ है। 5:45 पर आए डाटा के अनुसार बंगाल में तब तक 78.36% मतदान हुआ था। बता दें कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच इन सीटों पर कांटे की टक्कर है। ये चरण बंगाल में मतदान का सबसे बड़ा चरण है। बंगाल ने पहले ही 135 सीटों के लिए मतदान कर लिया है और आज के मतदान के बाद उसकी 294 सीटों में से आधे से अधिक के परिणाम सील हो गए हैं। आज के चुनाव में जिन बड़े नेताओं का भविष्य दांव पर है, उनमें तृणमूल के ब्रत्य वसु, गौतम देव और सिद्दीकुल्ला चौधरी हैं और बीजेपी के जगन्नाथ सरकार शामिल हैं। बीजेपी सभी 45 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सत्तारूढ़ तृणमूल 42 सीटों पर लड़ रही है और बाकी की 3 सीटें सहयोगी गोरखा जन मुक्ति मोर्चा को दी हैं। कांग्रेस केवल 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से गठबंधन सहयोगी सीपीएम 25 और बाकी की सीटों पर अन्य छोटी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। तो ये 5वें चरण का मतदान था, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण मतदान था। इसमें नॉर्थ और साउथ बंगाल दोनों के क्षेत्र शामिल थे। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई थी और साउथ बंगाल भी टीएमसी का गढ़ माना जाता है। 2016 में यहाँ से 32 सीटें जीती थी तृणमूल कांग्रेस ने, लेकिन 2019 में जो वोटों का प्रतिशत है वो बीजेपी का बढ़ गया था। लेकिन वो लोकसभा के चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, इनका वोटिंग पैटर्न अलग होता है। इस बार देखना है कि बीजेपी जो 2019 को लेकर हवा में है वो उससे कितना हवा बना पाई है और कितना मतदाताओं को रिझा पाई है। तो ये अब आने वाले 2 मई को पता चलेगा। लेकिन ये एक और क्रूशियल दौर का मतदान हो गया है। अभी मतदान के प्रतिशत को लेकर थोड़ी सी अनिश्चितता है, लेकिन अगर मतदान कम हुआ है तो ये माना जा सकता है कि कोरोना का इम्पैक्ट धीरे धीरे पड़ रहा है और आने वाले के दौर के मतदान में भी हो सकता है कि अपेक्षा से मतदान कम हो और उसका नतीजों पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन ये भी विश्लेषण बाद में ही किया जा सकेगा। अगली खबर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की एक जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कूच बिहार के 5 पीड़ितों के शवों का उपयोग करके अपने वोट बैंक को मजबूत करने की साजिश रची थी। पीएम ने ममता बनर्जी के उस कथित ऑडियो का हवाला दिया जिसमें वो मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालने की बात कर रही हैं। हालांकि टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उसने ऑडियो के साथ छेड़छाड़ करके चुनाव के बीच गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की है। उसका यह भी आरोप है कि बीजेपी ममता बनर्जी के फोन टैप कर रही है। आसनसोल की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑडियो टेप से साफ हो गया कि ममता बनर्जी राजनीति कर रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी
लोगों की मौत पर भी राजनीति करती हैं, ये उनकी पुरानी आदत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दीदी आप वोट बैंक के लिए कितनी दूर जाएंगी। बता दें कि तीसरे दौर के मतदान के दौरान शीतलकुची में सीआरपीएफ की फायरिंग में 4 लोग मारे गए थे। उसके बाद बीजेपी नेताओं की बहुत ही विस्फोटक बयान भी आए थे। सवाल उठता है कि लाशों की राजनीति कौन नहीं कर रहा है। लाशों की राजनीति प्रधानमंत्री आपने भी की है। गुजरात दंगों को जिस तरह से आपने भुनाने की कोशिश की थी, ये पूरी दुनिया जानती है, ये ऑन रिकॉर्ड है। पिछले साल 2019 में चुनाव के दौरान जब पुलवामा हुआ था, तो पुलवामा को भुनाने की आपने कोशिश की थी। दंगों को आप भुनाने की कोशिश करते रहे, आपकी पार्टी लगातार भुनाने की कोशिश करती रही है। और बंगाल में भी जब किसी कार्यकर्ता या कुछ हत्या हुई है और नहीं भी हुई है कार्यकर्ता की, तब भी आपने उसे बीजेपी का कार्यकर्ता बताकर आपकी पार्टी ने भुनाने की कोशिश की है। और इस बार भी आपके 2 नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए थे, वो भी इसको भुनाने की कोशिश की थी। दिलीप घोष ने कहा था कि और भी शीतलकुची होंगे, और आपके दूसरे एक राहुल सिन्हा नेता हैं, उन्होंने तो कहा था कि ऐसे और भी होने चाहिए, एक नहीं कई होने चाहिए इस तरह की फायरिंग, और 8 से 4 ही क्यों 8 मारे जाने चाहिए थे, इस तरह के बयान दिए थे। तो वो भी तो लाशों की राजनीति कर रहे थे। तो ये लाशों की राजनीति आप तमाम दल कर रहे हैं और नेताओं को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है प्रधानमंत्री जी कि आप याद कीजिए प्रधानमंत्री जी कि आपको कितना खराब लगा था जब सोनिया गांधी ने कहा था कि आप मौत के सौदागर हैं, ये एक चुनाव में गुजरात के। और अब आप ममता बनर्जी को एक तरह से यही कह रहे हैं, लाशों की राजनीति का मतलब ही है कि लाशों की सौदागरी हो रही है। तो आप भी जरा संयमित ढंग से अगर बात करें, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई ज़िला स्तर के बीजेपी के नेता नहीं हैं। आपने जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बताती है कि आप भी किस तरह की राजनीति में मुब्तला है। अगली खबर का रुख करते हैं। लालू यादव को आखिरकार जमानत मिल गई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने इस बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव की याचिका पर उनके पक्ष में फैसला दिया है। वो चारा घोटाले मामले में लगभग 3.5 साल से जेल में बंद हैं। इससे पहले कई बार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। आखिरी बार फरवरी में झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने दावा किया था कि लालू ने जेल में जितना समय काटने का दावा किया है उससे 2 महीने कम का समय काटा है। इस आधार पर ही जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। फरवरी के मध्य में जो याचिका दायर की गई थी वो दुमका कोषागार से चारा घोटाले के मामले में जमानत के लिए दायर की गई थी। उन्हें झारखंड के शहर, जो कि पहले बिहार का हिस्सा होता था, दुमका राजकोष से 3.13 करोड़ रुपए, 3 करोड़ 13 लाख रुपए निकालने का दोषी ठहराया गया था। ये उनके राज में निकालने का दोषी ठहराया गया था, लालू यादव ने नहीं निकाले थे। इसके पहले लालू यादव को दूसरे 3 मामलों में जमानत मिल चुकी है। उन पर चारा घोटाले के 4 मामले हैं। अदालत ने 23 दिसंबर 2017 को लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में करीब 3.5 साल जेल की 7 साल की जेल की सुनाई थी असल में, और अब ये 3.5 साल पूरे हुए हैं। तो ये लालू यादव को आखिरकार जमानत मिल गई है। काफ़ी दिनों से उनके दल को, उनके परिवार को प्रतीक्षा थी कि उनको जमानत मिलेगी, और जो पूरी राजनीति लालू यादव के इर्द गिर्द थी उसको वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन लालू यादव अस्वस्थ हैं, अभी एम्स में भर्ती हैं। पता नहीं उनका इलाज किस स्तर पर पहुंचा है, वो कब छूटेंगे, और छूटेंगे तो वो कितना सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी है, इसलिए तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अपने पार्टी को जरूर संजो सकते हैं। लेकिन ये भी कई सवालों से घिरा है, क्योंकि अभी जो बिहार चुनाव हुआ था उसमें उनकी पार्टी और उनके पुत्र पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने बचने की कोशिश की थी कि लालू यादव का नाम ही चुनाव में ना आए। जितने भी प्रचार के साधन अपनाए गए थे उनमें कहीं भी लालू यादव की तस्वीरों का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं वो लालू यादव के बहाने राष्ट्रीय जनता दल पर अटैक करते हैं, लालू राज के लौटने का हवा खड़ा करते हैं। तो लालू यादव एक तरह से अपनी ही पार्टी पर बोझ भी बन गए हैं। तो अब चूंकि
उनकी पार्टी आगे बढ़ गई है, अब युवाओं की पार्टी बन गई है, उसकी कमान भी उनके पुत्र युवा हैं, उन्होंने संभाल ली है। तो शायद लालू यादव की भूमिका अब उस तरह से नहीं रहेगी। लेकिन लालू यादव चूँकि बिहार की राजनीति के एक बड़े नेता रहे हैं और उनकी छवि भी राष्ट्रीय स्तर की रही है, इसलिए कुछ ना कुछ अपने बलबूते वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में और राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन खड़ा करने में भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। देखना है कि वो इस दिशा में कदम उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं और क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि अभी एक और मामला है जिस पर सुनवाई चल रही है, उसका क्या हश्र होता है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल लालू यादव मुक्त होने की कगार पर हैं इस जमानत के बाद, और उनकी सक्रियता कैसी रहती है इस पर अब उनकी सबकी पूरे देश की नज़र रहेगी। अगली खबर लेते हैं। कोरोना के भयंकर प्रकोप को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। प्रियंका ने ट्वीट करके कहा है कि हैरान करने वाली बात है कि जब भारत में कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है तो ऐसे में भारत वैक्सीन के निर्यात करने वाले से आयात करने वाला बन गया है और 70 साल की सरकार की मेहनत पर उन्होंने पानी फेर दिया है। प्रियंका ने कहा कि नरेंद्र मोदी ऐसे पायलट हैं जिसने बोर्डिंग पास पर अपनी फोटो बस इसलिए लगवाई ताकि इमरजेंसी की स्थिति में आसानी से बाहर निकल सकें। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री कोरोना के कारण बड़ी संख्या में हो रही मौतों को लेकर जिम्मेदार हैं। उन्होंने भी ट्वीट के में तंज भरे लहजे में कहा कि श्मशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया। आपको याद होगा कि ये बीजेपी के नेता श्मशान और कब्रिस्तान की तुलना करके सांप्रदायिकरण करने की करते हैं कोशिश, तो उसी के संदर्भ में है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी मेड डिजास्टर हैशटैग का इस्तेमाल भी किया है। उधर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी एक राष्ट्रीय चुनौती है जिसे दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए, लेकिन 1 साल के बाद भी सरकार लापरवाह बनी रही है। आपको बता दें कि देश में हर रोज़ 2 लाख से ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2,34,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और करीब 1,500 के आसपास मौतें भी हुई हैं। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, न दवाई हैं, न बेड हैं, न ऑक्सीजन है, और श्मशानों और कब्रिस्तानों में शवों के अंतिम संस्कार के लिए दिक्कत हो रही है, लाइन लगी हुई है, क्यू लगी हुई है। तो पूरे देश में माहौल बहुत ही नकारात्मक है। कोरोना के मामले में सरकार की लापरवाही अब पूरी तरह से सामने आ चुकी है और कांग्रेस पार्टी इसी को टारगेट कर रही है। प्रधानमंत्री की लापरवाही को, प्रधानमंत्री की अदूरदर्शिता को, बिना तैयारी न करने को लेकर इसीलिए मोदी मेड डिजास्टर का हैशटैग इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये इस पूरे दोबारा जो कोरोना हुआ है, पहली बार तो समझ में आता है कि प्रधानमंत्री से चूक हो गई होगी या नहीं समझ पाए होंगे, इस बीमारी को कोई नहीं जानता था। हालांकि तब भी हम सब देख रहे थे कि वो किस तरह से राजनीति में मुब्तला थे। वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में लगे हुए थे, ट्रंप की अगवानी में लगे हुए थे, दिल्ली चुनाव में लगे हुए थे। ये उनके राजनीतिक एजेंडा सबसे आगे रहता है और आज भी वो राजनीतिक एजेंडे पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। बंगाल में ज़्यादा समय दे रहे हैं। कोरोना के मामले में वो क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं है। देश में ऑक्सीजन की क्राइसिस हो रही है, तब वो ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो तमाम तरह की उनकी लापरवाहियाँ, खामियाँ सामने आ चुकी हैं। अब भक्तों की आंखें खुलें या न खुलें ये अलग बात है, लेकिन इस सरकार का नकारापन अब लोगों के कहना चाहिए कि एक बड़ी दीवार पर साफ साफ हरफों में लिखा हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।